बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार फैसल। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी साहब। मुश्ताक अहमद गनी साहब जो हैं वो सूबे में मेरा ख्याल है चीफ़ मिनिस्टर के बाद ये दूसरा बड़ा ओहदा स्पीकर का होता है, और ये हमारे एबटाबाद और हज़ारा के आवाम के लिए एज़ाज़ की बात है कि स्पीकर साहब का ताल्लुक़ एबटाबाद और हज़ारा से है। इसलिए आज हम मुश्ताक अहमद गनी साहब के साथ एबटाबाद और हज़ारा के जो कुछ इशूज़ हैं उसके हवाले से बात करेंगे। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, बोर्ड के जो इम्तहानात हुए हालिया, सबसे पहले स्टूडेंट्स के इशू से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप ख़ुद एक उस्ताद भी रहे हैं, आप एक इदारे के सरबराह भी रहे हैं, आप स्टूडेंट के एहसासात को और जज्बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। मुश्ताक साहब, कोरोना की सूरत हाल में मैट्रिक में 4 और FSC में 3 मज़ामीन का इम्तहान हुआ है, जिसकी बुनियाद पर नंबर दिए गए हैं, और रिज़ल्ट आने के बाद तलबा और तलबात की ज़्यादातर जो तादाद है उसको 3rd ग्रेड CDE ग्रेड में पास किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में आगे दाखिले नहीं मिल रहे, और अभी उन्हें 1 साल उनका ज़ाया होगा। 2022 में इम्प्रूवमेंट का इम्तहान होगा। उसके लिए आप सर, कल भी मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की, आपने कहा मैं असम्बली में भी उठाऊँगा, तो सर इस हवाले से बच्चों का जो नुकसान होगा इसका अजाला किस तरह मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना से जहाँ तमाम शोबा हाय हयात मुतासर हुए हैं, हमारा एजुकेशन का सिस्टम बुरी तरह इससे मुतासर हुआ है। खा वो एलिमेंट्री सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन है, प्रॉपर क्लासेस नहीं हो सकी, कहीं ऑनलाइन क्लासेस हुई, कोई किस तरह हुआ, और बहुत से लोग कोविड से सफ़र कर गए, डेथ भी हो गई। 4 दफ़ा ये 4 वेव्स आई हैं इसकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की वजह से हमने हर बार इस पे काबू पाया, और जो वेस्ट में इससे तबाही मचाई है हिंदुस्तान में, वो सूरत हाल पाकिस्तान में अल्लाह के फ़ज़ल से नहीं हुई। अब ये उस वक़्त ये मुतालबा था जब एग्ज़ाम हो रहे थे कि लड़कों ने, बच्चों ने सही पढ़ाई नहीं है, क्लासेस नहीं हुई, क्या किया जाए। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ़ैसला किया कि सिर्फ़ 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेते हैं, और ऑल का लेते तो और वर्स रिज़ल्ट आता, क्योंकि क्लासेस ही सही तौर पे नहीं हो सकी, तैयारी नहीं हो सकी। बोर्ड का आपको पता है, मैं तो ख़ुद मेरे तालीमी इदारा, मुझे पता है कि हम किस तरह बच्चों को तैयार करते हैं कि पहले कोर्स कवर करते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर बोर्ड के 5 साल के पिछले पेपर्स बच्चों से सॉल्व कराते हैं, और इस तरीके से उनको, ये उनमें से तो कोई एक चीज़ भी इस दफ़ा नहीं हो सकी। तो उन्होंने उस बेस पे कोई फार्मूला बनाया और उन लोगों को मार्क्स दे दिए, पास कर दिए। लेकिन अभी ये देखने में आया है कि बहुत से लोगों ने 1100 के लगभग नंबर ले लिए, 1000 से अबव नंबर ले लिए, पोजीशंस भी 20-20 लोगों की एक आ गई। तो उसके लिए भी महकमा तालीम में एक कमेटी बन चुकी है जो अब उसको देखेगी कि उसका क्या सलूशन है, क्या तरीका किया जाए। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं E ग्रेड जिनका आप कह रहे हैं, CDE ग्रेड, E ग्रेड या E सबसे नीचे वाला ग्रेड है जी। अब इनफैक्ट ये उन्होंने 33 नंबर दे के इनको पास किया है जी जी जी। ये भी ना करते तो वो सारे फेल हो जाते हैं जी। फेल हो जाते तो भी यही मसला था, पास हो के भी वही मसला है, सेम मसला है। तो चूँकि ये बच्चे भी पढ़ तो सके नहीं हैं, तो फिर ये जो 4 पेपर थे वो भी सही अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो उनको फिर 33 नंबर उन्होंने दे दिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि E ग्रेड को कहीं भी एडमिशन, कहीं भी वो नहीं होता। तो मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह, मैंने कल भी आपसे बात की थी, ये पूरे सूबे का इशू है, एबटाबाद का इशू नहीं है जी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में बात करूँगा। शाहराम मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे भी और सेक्रेटरी साहब से भी, कि इसका क्या तरीका निकल सकता है। अगर हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, इनका फ़र्ज़ किया, तो ये तो सारे फेल हो जाएंगे, कि मतलब तो E से भी नीचे चले जाएंगे, चूँकि इन्होंने तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर क्या तरीका किया जा सकता है, और तो मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इसमें किस तरीके से हम आगे करेंगे। ये शायद हम कर लें कि इस बैच के E ग्रेड को कंसिडर किया जाए एडमिशन में और हर जगह में, लेकिन कंसिडर भी किया जाए तो भी वहाँ आगे मेरिट होते हैं। चलो वो उनको फॉर्म्स अलाउ कर देंगे कि आप जमा करा दें,
लेकिन आगे जब मेरिट में तो ये फिर नहीं आएंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरिट से तो ये बहुत नीचे हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इंशाल्लाह मैं ये मंडे को जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम असम्बली के फ्लोर पे भी किसी ऑनरेबल मेंबर से इस पॉइंट को उठा के और कमेटी में ले जा सकते हैं, और उसमें जाके हम कमेटी में इसके ऊपर डेलिब्रेशन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन बच्चों के मुस्तकबल को किसी तरह महफूज कर सकें। मुश्ताक साहब, बच्चे जो ज़्यादातर हमसे राब्ते में वो बता रहे हैं हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन हमें नंबर, जिनको बोर्ड ने नंबर दिए हैं दिल खोल के दिए हैं, जिसको नहीं दिए और CD E ग्रेड जिनके मैट्रिक में 800-900 नंबर थे, अब ये 400 500 600 आए हैं, वो कहते हैं यार रीचेकिंग हो जाए, रीचेकिंग बोर्ड का कोई कानून नहीं है, या कहते हैं हमसे कोई स्पेशल एग्ज़ाम ले लिया जाए, हमारी तैयारी है तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा साल ज़ाया ना हो। आपकी ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी मेरे तक पहुंची है जी कि बाद लोगों ने ईटा टेस्ट पास किया हुए हैं, उनके नंबर कम और यहाँ उनके नंबर बहुत ही नीचे आ गए हैं E ग्रेड में, और इस तरह जो उसके काबिल एलिजिबल ही नहीं रहे जी 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 कोई एडमिशन में, कोई और जगह में यूनिवर्सिटीज़ के। जी तो ये सारी चीज़ें हम उस मीटिंग में डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मंडे नहीं तो ट्यूसडे को मैं इनका एक इजलास बुला लूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और उनसे ये बात करें कि भाई इसका क्या हम सलूशन निकाल सकते हैं। तो कोई ना कोई हाल की तरफ हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मुश्ताक साहब। अभी सियासी हवाले से बात करने से पहले DHQ हॉस्पिटल को आपने कैटेगरी A में शामिल करवाया, चीफ मिनिस्टर साहब आए, उसका इफ्तिताह भी होना था, लेकिन बदकिस्मती हमारे लोगों की कि किसी ने स्टे ले लिया, वो रुक गया काम। अभी सर DHQ की ये सूरत हाल है कि इको मशीन है जो दिल के वार्ड में, वो ख़राब है 2-3 महीने से, वो मशीन भी 3-4 लाख रुपए मालियत की मशीन है। अभी जो दिल का मरीज़ हार्ट अटैक का जाएगा उसे फ़ौरन रेफ़र करेंगे कॉम्प्लेक्स, इको मशीन ख़राब है। और सर यहाँ पे जो डेंटल डिपार्टमेंट है उसमें 14 डॉक्टर्स बैठाए हुए हैं, हमने उसकी निशानदेही भी की, हमने कहा 14 सिर्फ दांत यहाँ पे निकालने की फैसिलिटी है, वो भी टेक्नीशियन निकाल रहे हैं। तो DHQ के जो आपके शहर में आपका अपना अस्पताल है, उसके मसाइल पर तवज्जो थोड़ी सी देने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें देख के ही इसको कैटेगरी A का दर्जा दिया था, और फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमने यहाँ पे तामीर करने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए 1 बिलियन रुपीज़ हमने एलोकेट किए थे, जिसमें से $500 million रिलीज़ भी हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी बदबख्त ने ये स्टे ले लिया इसके ख़िलाफ़, हालांकि ये बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है। उन्होंने कहा जी ये हेरिटेज है। अब चूँकि हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, और उनको रिपोर्ट हमारे आर्काइव डिपार्टमेंट ने जमा करवा दी हुई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगली किसी तारीख़ पे ये स्टे टूट जाएगा, और हम इंशाल्लाह इस अस्पताल को बाई ऑल मीन्स बनाएंगे कि ना तो इसमें हम कोई दरख्त काट रहे हैं, ना इसमें हम कोई पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग अस्पताल में है कोई नहीं है। ये बिल्डिंगें पता नहीं 1950 के बाद बनी है, 51 में या 56 में या लाइक दिस, वहाँ फाउंडेशन स्टोन लगे हुए हैं। और ना इन वार्डों में कोई महात्मा गांधी ने आके इलाज किया है, या कोई नेहरू आया है, या कोई और किसी तारीख साज शख्सियत ने इसमें कोई आके इलाज करवाया कि उसको हम हेरिटेज कहेंगे। वो पत्थर की पुरानी बिल्डिंगें हैं, ज़िलज़ले ने उनको हिला दिया है, और मैंने नहीं कहा कि इनको गिराएं। ये UET पेशावर की टीम ने विज़िट किया, और उन्होंने कंसल्टेंसी ली इसके ऊपर और की, और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्डिंगें इस काबिल नहीं है कि इनको आप रेनोवेट करें, इनके ऊपर मज़ीद खर्चा करें। उन्होंने कहा इनको डिमॉलिश करना ही बेहतर है, कि अगर और ज़लज़ले का तेज़ झटका आया तो ये गिर जाएंगी। सारी बिल्डिंगें हम नहीं गिरा रहे, सिर्फ स्टोन वाली बिल्डिंगें हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हॉस्पिटल तो हम एक अलग से बना रहे हैं इंशाल्लाह। जो बाकी हमारी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो स्टोन के अलावा बनी हुई हैं, और वो काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं, उनके लिए भी एक स्कीम हम ले आए हैं। उन सब को हम अपलिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी बिल्कुल नई की तरह बन जाएंगी। छत पुराने हैं तो वो उतर जाएंगे, रूफ पुराना है तो वो उतर जाएंगे, टाइलें लगाएंगे, वाशरूम ठीक करेंगे, सब। तो मैं तो इस पर लगा हुआ हूँ। मुझे बस थोड़ी सी अपने लोगों की सपोर्ट चाहिए कि ये मैं अपना घर नहीं बना रहा, ये मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ। अपनी आइंदा आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी, मौजूदा लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, तो इसमें कोऑपरेट करें, और ताकि हम इसको अपने बना सकें। बाकी जिन मशीनरी का आपने बात की, मैं इसको चेक करूँगा, क्योंकि कैटेगरी अभी फ़ैसला हमारा ये है कि कैटेगरी B की फैसिलिटी सारी मौजूदा स्ट्रक्चर जो है इसी के अंदर लाई जाए। हमने नई अस्पताल बनने का इंतज़ार नहीं करना। सो उसके लिए मेरी जल्दी एक महकमा सेहत से भी मीटिंग हो रही है, ताकि जो भी हमें, और कुछ इक्विपमेंट आ भी चुका है,
और बाकी भी इक्विपमेंट है या डॉक्टर्स जो आने हैं ट्रांसफ़र्स होके या अपॉइंटमेंट्स होनी है, वो सारा अब प्रोसेस इंशाल्लाह स्पीडली होगा अगले दिनों में, आप देखेंगे, और ये सारे मामलात को हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब, अभी कैंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, उसमें एबटाबाद शहर के 10 वार्ड्स थे, उसमें से 10 में से 6 वार्डों में पीटीआई हार गई है। उस हवाले से आप इस नताइज का ज़िम्मेदार आप किसे ठहराएंगे, जो नाकामी है इसका ज़िम्मेदार? देखें, क्या वजूहत थी वैसे? ये बड़ा शदीद फ्लड आया था कैंटोनमेंट के इन इलाकों में ख़ास तौर पर, और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। 3-3 मिलियन तक, 40 मिलियन तक भी गाड़ियाँ भी लोगों की, चीज़ें भी लोगों की चली गई। अब इसका ज़िम्मेदार प्योरली कंट्रोलमेंट बोर्ड है कि उन्होंने गलत नक्शे पास किए, इंक्रोचमेंट करवाई लोगों से, नाले जो 40 फुट थे वो 10 फुट रह गए, पानी जो था इतना ज़्यादा आ गया, शायद कोई क्लाउड बस्ट था या क्या था कि हमेशा से ज़्यादा पानी आया, लेकिन पहले भी इन घरों में पानी आता था, इतना नहीं आता था, लेकिन कम आता था। तो ये इस पे कंट्रोलमेंट ने कभी तवज्जो नहीं की। लोग इसका ज़िम्मेदार पीटीआई को समझते हैं कि जैसे हमने इंक्रोचमेंट करवाई है। इसकी एक बुनियादी वजह महंगाई नहीं है, आप समझते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी वजूहत हैं जी। एक वजह तो ये फ्लड था जी, कि उन्होंने समझा कि ये पीटीआई की हुकूमत की वजह से फ्लड आ गया। फिर हमने कहा कि जी इंक्रोचमेंट हटाते हैं जी। और कई लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जो इंक्रोचमेंट की ज़द में आए वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो गए कि जी हमारे घरों को क्यों डिमॉलिश किया जा रहा है। फिर कंट्रोलमेंट ने एक और अजीम कारनामा किया कि जब इलेक्शन हमारा पीक के ऊपर था, उन्हें 15%, 12% टैक्सेस बढ़ा दिए। 8,000, 10,000 किसी का घर था उसको 50, 60, 70,000 तक उसको ले गए। इस पर हमने असम्बली में रेजोल्यूशन भी पास किया है कंट्रोल बोर्ड के बारे में कि इसको रोका जाए इनको। तो अब वो भी हमारे कंट्रोलमेंट जो भी करती थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या हमें ज़िम्मेदार समझा जाता था, जबकि हमारा बहुत थोड़ा ताल्लुक़ होता है कंट्रोलमेंट बोर्ड से, लोगों को भी पता है इस बात का। हमने ये ज़बरदस्ती इंक्रोचमेंट में हम खुद एंटर हुए, और जो भी मैंने एक मीटिंग की सीईओ के साथ जो मेरी तलखी हुई, और फिर इंक्रोचमेंट हमने स्टार्ट की। और महंगाई भी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये भी एक फैक्टर है कि महंगाई तो है, और ये महंगाई की वजूहात असबाब जो भी हैं उसकी तरफ तो आम आदमी की सोच नहीं जाती जी, वो तो इसी तरफ जाएगी। तो उस महंगाई ने भी हमें नुकसान दिया है। गो के ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने में ये महंगाई का जन बोतल में बंद हो जाएगा कि अब मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया है। जब हमने इक़्तिदार संभाला था इमरान खान साहब ने, तो मुल्क की बुरी हालत थी और डिफ़ॉल्ट करने के करीब था। अब कर्ज़े ले के सब्सिडी दे के पैसे पिछली हुकूमतें करती रही हैं, तो हम चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑयल पे, गैस पे, बिजली पे और चीज़ों पे को सब्सिडाइज़ कर दिया जाए, आटे पे। लेकिन क्या होगा, इन्होंने $100 अरब का मकरूज़ किया, हम $120 अरब का मकरूज़ करके चले जाएंगे। कल हमारे आने वाले बच्चे नस्लें कैसे इस कर्ज़े से जान छुड़ाएंगी? तुर्की ने तरक्की की तो 8 साल उन्होंने महंगाई का मुकाबला किया। अब हमने भी मुकाबला कर लिया है इंशाल्लाह, अभी तक लोगों ने किया है मुकाबला। ये इसका भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि महंगाई की वजूहात हैं, लेकिन 50% ने रेगुलराइज किया, उसको माना, 50% नहीं भी माने, तो वो भी इस इलेक्शन पे इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इन हालात के अंदर हमने 4 सीटें निकाल ली हैं बड़े उससे, और फिर हमारे एक तो कैंडिडेट ज़्यादा नए थे जी, जबकि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट थे उनमें से कई एक ने हमसे रब्ता किया कि हमें टिकट दें, लेकिन हमने टिकट नहीं दी उनको। हमारे बोर्ड ने फैसला किया कि हम नहीं देंगे, कि वो पहले पीटीआई में रह के और पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके थे वो लोग, तो इसलिए उनको टिकट ही दिए। तो हमने तो एक असूल के ऊपर फैसला किया और ठीक लोगों को टिकट दिए, और हमने अपने 4 कैंडिडेट जितवा लिए। मुश्ताक साहब, अभी वाइस चेयरमैन के अहदे के लिए भी इलेक्शन होना है, रिजर्व सीटों के लिए, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, वाइस चेयरमैन किसका होगा? मुस्लिम लीग नून लाएगी या पीटीआई लाएगी? देखें, अब इसमें जो पीपल्स पार्टी की एक वोट है जी, उसका बड़ा अहम रोल होगा जी। वो जिस तरफ जाएगा
उस तरफ पलड़ा भारी होगा। सर अगर आपके साथ आता है आप तो 5 बराबर हमारे पास आएगा तो टास्क पे चला जाएगा, उधर जाएगा तो वो कंफर्म कर सकते बन जाएगा जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी को वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफ़र करेंगे। जी जी जी। हाँ, अगर ऑफ़र करते हैं तो उनका बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है जी। हमारे 4 बंदे हैं, हम तो फिर अपने अंदाज में अपने कैंट के सारे वार्डों में काम करने हैं, खिदमत करनी है। सूबाई गवर्नमेंट हमारी है, फेडरल हमारी है, हम अपने इन लोगों से भी काम करवाएंगे जो 4 हमारे मेंबर हैं, और जो हमारे मेंबर हार गए हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेके हम जो उन्होंने इलेक्शन में अगर कोई वादे किए हुए हैं तो वो वादे हम उनके पूरे करेंगे इंशाल्लाह। मुश्ताक साहब ये बताइए कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एबटाबाद में शुरू है, ईदगाह रोड से, एम्पायर रोड से, कल सब्ज़ी मंडी से, गुरुद्वारा गली से, रेड़ियाँ थड़े सब कुछ हटा दिया गया। तो वो रेड़ीबान जो बेरोज़गार हुए हैं उनका भी मुतालबा है, उन्हें को रोज़गार के लिए तजावज़ात लोग भी कहते हैं हटनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कोई मुतबादिल मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े कम अज़ कम दिए जाए। उस सिलसिले में मेरी बात हुई है कि जो जनाब बाग के साथ जो सस्ता बाज़ार लगा था रमज़ान में, वो अभी फ्लॉप हो गया, मेरा ख्याल है बंद हो गया। वो उस जगह पे हम इन जो बाज़ार से जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, रेडियो वाले या थड़े वाले, इनको वहाँ पे शिफ्ट अकोमोडेट करें, और भी जगह तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब्ज़ी मंडी में और गुरुद्वारा गली में एडमिनिस्ट्रेशन ने किया या TMA ने किया, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं पहली बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि मैं इंक्रोचमेंट के सख्त खिलाफ हूँ। वो खा मैं हूँ, मेरा भाई हो या कोई भी हो, सरकार की जगह सरकार की है। ये सड़कें पैदल चलने वालों के लिए, सामान रखने के लिए नहीं है, अपनी दुकान की हद तक हर एक को रहना चाहिए। और उसमें इनको करना ये चाहिए था जो इन्होंने शायद नहीं किया, कि इनको पहले निशान लगाने चाहिए थे, उस बाज़ार के सदर को एतमाद में लेना चाहिए था, उन ट्रेडर्स को एतमाद ले, कि उनको कह देते जी आपको 2-3 दिन देते हैं, 3 फुट 4 फुट 5 फुट पीछे हट जाए। आई बिलीव कि लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। रोड पे इन्होंने इसी तरह ही हुआ है, इन्होंने मशीन लगा के अपनी भी बेइज्जती करवा दी, असिस्टेंट कमिश्नर की भी बेइज्जती हो गई, और लोगों को जेल भी भेज दिया गया था। ये तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मैंने ये रात को डिप्टी कमिश्नर साहब से ये बात की है मैंने कहा जी हमें इस तरीका कार से इख्तलाफ है, मैंने कहा जी अभी स्टॉप करें, बाकी जो बाज़ारों में आपने कोई करना है पहले जाएं, निशान लगवा के दें उनको, टाइम दे, एतमाद में लें, टाइम दें। हमारे लोगों ने कब इंतज़ामिया की बात नहीं मानी या किसी की, हमेशा मानते हैं, हमारे लोग पुरअमन लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन इनको मिस हैंडल किया है जिसने भी किया इंतज़ामिया के अंदर से, और ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। मुश्ताक साहब 80 लोगों के खिलाफ रेड़ी वाले या थोड़ा बान है, आपके शहर के लोग हैं, मुकदमात दर्ज करके 3 MPO के तहत DC साहब ने हरिपुर भेज दिए। सर उन लोगों की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे? DC से बात ज़रूर बात करेंगे, उनकी रिहाई के लिए भी किरदार अदा करेंगे जी, क्योंकि उनको मुश्तइल किया गया है। जी जी जी, वो आज खुद ही मुश्तइल नहीं हुए, उन पर चढ़ाई करके एग्जैक्टली मैं मुझे सारे वाक़यात का मुझे पता है, इल्म है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं। इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर हो या पुलिस के आला अफसरान हो, माजी में अवाम के साथ वो घुल मिल के रहते थे और अपने करीब रखते थे लोगों को, और लोग उनकी बात मानते थे। कभी इस तरह की स्ट्राइक, इस तरह का इशू नहीं हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर जाए तो उसके ऊपर वो कोई नारवा सलूक करें उसके साथ। असिस्टेंट कमिश्नर या DC जब बाज़ार गए हैं, लोगों ने उनको इज़्ज़त दी है, हार पहनाए हैं। सर मानसर रोड पे तजावज़ात के खिलाफ जितना ऑपरेशन असामा वड़ाई साहब थे, लोगों ने कॉपरेट, उन्होंने किसी जगह उनको खुद मशीन नहीं लगानी पड़ी, हमारे लोगों ने खुद किया था, उसको मिस हैंडल किया गया। उसामा शहीद अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, उन्होंने बड़ा वाइजली ऑपरेशन किया था जी। उन्होंने इसी तरह किया था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया कि जी इससे पहले कि हम मशीन लगाएं आप इतने फुट पीछे हट जाएं, और लोग आज खुद पीछे हटना शुरू हो गए, और अगर कोई एक आदमी हटा तो उन्होंने उसको हटा दिया। यही काम इनको भी करना चाहिए कि भाई पहले आप ये करें कि आप उनको निशान लगा के दें। अब गुरुद्वारा गली पे चढ़ाई करना या सब्ज़ी मंडी पे चढ़ाई करना, ये कोई हिंदुस्तान की फ़ौज तो नहीं है कि वो आके फतह कर रही है। ये हमें एतमाद में ले लेते, हम लोगों को एतमाद में लेके इंक्रोचमेंट हटवा सकते थे, और ये ख़ुद भी कर सकते थे। ट्रेडर्स को बुला लेते हैं, उनसे मीटिंग कर लेते,
और ये इस तरीके से बड़ा नाइसली हैंडल हो सकता था, लेकिन ये सारा कुछ मिस हैंडल हुआ, जिससे बहुत बेइज्जती हो गई हमारी हुकूमत की भी। सूबाई लोग तो समझते हैं सूबाई हुकूमत ने किया है, अब सूबाई हुकूमत पेशावर में बैठी हुई है, यहाँ लोकल इंतज़ामिया है। सो लोकल इंतज़ामिया को मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जैसे मेरी बात हुई रात को DC साहब से, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि आप सही कहते हो, ये हमें लोगों से पहले बात करके, हमारे नीचे वाले जो अफसरान हैं उनको बात करके निशान लगाने चाहिए, उनको 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए, और टाइम के दौरान वो पीछे ना हटे, इंक्रोचमेंट ना हटाएं, तो फिर आप मशीन लगाएं, आप जाएं, आपको तो हम आपके साथ होंगे, हम इनकार तो नहीं करते इस बात से, लेकिन लोगों का सामान भी ज़ाया हो उनका, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। शुक्रिया।